हमारा व्यवहार, आचरण, स्वभाव, बोलचाल, भाषा, व्यक्तित्व, ये सभी इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारे विचार कैसे हैं। हमारा व्यवहार शून्य यानी कि जीरो की तरह होना चाहिए, जो खुद की कोई कीमत नहीं रखता है लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उनकी कीमत को बढ़ा देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद के अंदर नहीं है तो फिर वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए विचारों का सही होना बेहद ज़रूरी है। अच्छे विचार हमें ज़िंदगी जीने के बारे में बताते हैं और साथ ही जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। और सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए हेलो इंडिया में नजर डालेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में वेट लिफ्टरों के जरिए भारत को दिलाई गई सुनहरी कामयाबियों सहित देश और राज्यों की प्रमुख खबरों पर। इसके अलावा आपको बताएंगे अल-कायदा सरगना की मौत और ब्रिटेन प्रधानमंत्री की रेस में कौन है आगे सहित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। हेलो इंडिया में शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सालेह के बीच आज बैठक भी होने वाली है, जिसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति सालेह का आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। देश में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी खत्म हो गई है। 7 दिन तक चली इस नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 5G दूरसंचार स्पेक्ट्रम की रिकॉर्ड बिक्री हुई। नीलामी में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने सबसे अधिक बोली लगाई। इससे पहले रविवार को बोली लगाने के लिए छठे दिन कुल स्पेक्ट्रम बिक्री 1.50 लाख करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार कर गई। अत्यधिक उच्च गति की इंटरनेट सेवा देने में सक्षम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के 6 दिनों में अब तक 1,50,130 करोड़ रुपए की बोलियां मिल चुकी हैं। रविवार को आयोजित 7 नए दौर की बोली में 163 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इस नीलामी में कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की पेशकश की गई। इस नीलामी में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा अडानी एंटरप्राइजेस ने शिरकत की। जुलाई में जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए हो गया। जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इस साल जुलाई में मासिक कर संग्रह दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले अप्रैल 2022 में संग्रह 1,68,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया था। वहीं देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां जुलाई 2022 में 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। व्यापार ऑर्डर में वृद्धि के कारण ये तेजी आई। ग्लोबल इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक जून में 53.9 से बढ़कर जुलाई में 56.4 हो गया। यह 8 महीनों का उच्चतम स्तर है। जुलाई के PMI आंकड़ों में लगातार 13वें महीने के लिए समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार की ओर इशारा किया है। लोकसभा में कल मूल्य वृद्धि पर चर्चा का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि कोविड संकट के बावजूद वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पिछले 2 साल में विश्व बैंक, IMF और दूसरी वैश्विक संस्थाओं द्वारा विश्व की विकास दर और भारत की विकास दर के बारे में कई आकलन किए गए हैं, लेकिन हर बार जब उन्होंने आकलन किया है तब विश्व की विकास दर उस अवधि में अनुमान से कम रही है, जबकि भारत की विकास दर अनुमान के ज्यादा रही है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में मंदी की फिलहाल कोई आशंका नहीं है। A Bloomberg survey which was done by economists has said that
zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession. Even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया गया। इसके साथ ही मॉनसून सत्र में सदन के भीतर पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मणिकम टैगोर, टी.एन. प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। 25 जुलाई को कांग्रेस के इन 4 सदस्यों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। राज्यसभा में कल 2 अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई। सदन ने सामूहिक संघार के हथियारों और उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सदन में अवरोध के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून में कुछ खामियां थीं और उनका समाधान निकालने के लिए ये संशोधन आवश्यक था। विदेश मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश की सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बेहतर है। ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। संसद ने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमन ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच ही इस विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने उसका जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने उनकी 8 दिनों की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 4 अगस्त तक ही हिरासत की अनुमति दी। संजय राउत को मुंबई में पात्रा चौल घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी और उनके परिवार को गोवा बार विवाद में क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय मंत्री के परिवार का नाम घसीटने पर नसीहत दी। हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर दुर्भावना से आरोप लगाए, लेकिन स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जोइश ईरानी न तो गोवा में रेस्टोरेंट की मालिक हैं और न ही उन्होंने कभी वहां खाद्य और पेय पदार्थों के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की सुशीला देवी निकमाबाम ने जूडो के 48 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। सुशीला का सामना साउथ अफ्रीका की मिचेला वाइट बॉय से हुआ था। फाइनल मुकाबले में वो 1-2 के अंतर से हार गई। 27 साल की जूडोका सुशीला देवी इससे पहले साल 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए रजत पदक जीतने में कामयाब हुई थी। भारत के अब पदकों की संख्या 9 हो गई है। जूडो में 2 पदक के अलावा भारत ने 6 मेडल वेट लिफ्टिंग में भी जीते हैं। वेटलिफ्टर मीराबाई चानो, जेरेमी लालेनुंगा और अंचिता शेओली ने गोल्ड जीते थे। संकेत सरगर और बिंदिया रानी देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं भारत का लॉन बॉल में भी 1 मेडल पदक पक्का हो चुका है, क्योंकि भारत की महिला टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक के 2 अवैध टावर के भीतर विस्फोटक रखने की प्रक्रिया आज से भारी सुरक्षा घेरे में शुरू होने वाली है। इन दोनों टावरों में 915 अपार्टमेंट हैं और 21 दुकानें हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय यानी कि आज से कर्नाटक के दौरे पर जा रहे हैं और राहुल गांधी आज हुबली में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही देर शाम पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल देर शाम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक बुलाई गई। साथ ही कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मठ के स्वामी और ओबीसी समुदाय के मठ के स्वामी से भी वो मुलाकात करेंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगी। मंत्रिमंडल में 4 से 5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। पैसे के बदले नौकरी के घोटाले में सबसे वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी को पिछले सप्ताह गिरफ्तारी के बाद ये फेरबदल हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को निजी शराब की दुकानों के साथ साथ होटल्स और बार के आबकारी लाइसेंस को 1 महीने के लिए बढ़ाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शहर में शराब की आपूर्ति फिर से बहाल हो गई है। 2 उच्च न्यायालयों में सोमवार को कुल 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 4 न्यायाधीशों और 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, जबकि 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्ति दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर अस्पताल में आग की घटना में जान गंवाने वाले 4 लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंदरौली में गोविंद सागर झील में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। ये लोग झील में नहाने गए थे। सभी युवक पंजाब के मोहाली जिले के गांव बन्नूर के रहने वाले हैं। वे बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। भारी बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट शहर में बाढ़ आ गई है। इसकी वजह से स्थानीय प्रशासन को शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ा। लोगों की मदद करने के लिए सेना और पुलिस को लगाया गया है। अधिकारियों ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि वो घरों के भीतर ही रहें और नदियों और नालों के आसपास न जाएं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण 150 से अधिक लोग फंस गए। लाहौल स्पीति जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के मुताबिक प्रशासन, पुलिस और सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के एक बचाव दल ने मौके पर जाकर वहां मुआयना किया। केरल में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने 7 जिलों में 1 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एर्नाकुलम में 4 अगस्त तक जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर सभी विभागों को हर स्थिति के लिए तैयार रहने और मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले की नदियों के जल स्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने आतंकवादी संगठन अल कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल कायदा को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जवाहिरी को अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन ने मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि अफगानिस्तान में सप्ताहांत अमेरिकी स्ट्राइक में अल कायदा के प्रमुख नेता अयमान अल जवाहिरी की मौत हो गई है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. He played a key role in the bombing of U.S. embassies in Kenya and Tanzania, killing 224 and wounding over 4,500 others. नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन की धमकियों के बीच अमेरिकी अधिकारी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पेलोसी के ताइवान जाने का अधिकार है और चीन को संकट नहीं पैदा करना चाहिए। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस देश में अगले प्रधानमंत्री पद के रूप में बोरिस जॉनसन का स्थान पाने की दौड़ में 90% आगे हो गई हैं।
देश की प्रमुख बेटिंग एजेंसी एक्सचेंज फर्म स्मार्केट्स द्वारा कराए गए ताज़ा सर्वेक्षण में ये नतीजे सामने आए हैं। स्मार्केट्स के मुताबिक जॉनसन के बाद लिज ट्रस के कंजर्वेटिव पार्टी की अगली स्थायी सदस्य बनने की संभावना 90.91% हो गई है, जबकि ऋषि सुनक के पीएम बनने की संभावना 9.09% ही रह गई है। लंबे समय से लंबित उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह चेतावनी दी है कि दुनिया परमाणु विनाश से केवल एक गलतफहमी, एक गलत गणना की दूरी पर है। एंटोनियो गुटेरेस ने ये बात 50 साल पुरानी परमाणु अप्रसार संधि की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया और एशिया के विवादों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे का उदाहरण दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने 95वें स्थापना दिवस पर ताकत का प्रदर्शन किया। 20 लाख सैनिकों वाली चीनी सेना ने अपने नए विकसित हथियारों, उपकरणों और युद्ध की तैयारियों का प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल, हमलावर जहाज, एरियल टैंकर और बड़े विध्वंसकों का प्रदर्शन किया गया। खबरों की माने तो इसे अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा के खिलाफ संदेश माना जा रहा है। भारत इस महीने ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा। इसमें 17 देशों के करीब 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। पिच ब्लैक नाम के इस अभ्यास में भारत की भागीदारी की पुष्टि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कर दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेनी बंदरगाह शहर ओडेसा से अनाज लेकर एक जहाज रवाना हो गया है। इससे उम्मीद जागी है कि आगे भी ये रास्ता दुनिया में अनाज आपूर्ति के लिए खुला रहेगा, जिससे अनाज की बढ़ती कीमतों में राहत मिल पाएगी। हालांकि रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध लगातार जारी है। हम बता दें कि सेवरतोपोल में नौसेना मुख्यालय पर हुए ड्रोन धमाके की जिम्मेदारी भी सोमवार तक किसी ने नहीं ली थी। संदेह ये जताया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेनी विद्रोहियों ने किया होगा। म्यांमार की सैन्य सरकार ने शांति योजनाओं के क्रियान्वयन में अस्थिरता को बड़ी बाधा करार देते हुए देश में लागू आपातकाल को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। जुंटा ने अगले साल आम चुनाव कराने का ऐलान भी किया। आपको बता दें कि सैन्य सरकार ने पिछले साल फरवरी में तख्ता पलट के बाद पहली बार म्यांमार में आपातकाल लागू किया था। सेना ने आंग सान सू की सरकार को बलपूर्वक बेदखल करते हुए सत्ता की कमान अपने हाथ में ली थी और अब तक ज्यादातर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन कर चुकी है। दुनिया भर के देशों में अब मंकी पॉक्स के मामले लगातार सुर्खियां बनते जा रहे हैं। पेरू में भी मंकी पॉक्स के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पेरू में मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति की पहली मौत भी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि इस देश में अब तक 300 से ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान में बाढ़ राहत अभियान में जुटा पाकिस्तान सेना का एक हेलीकॉप्टर लास बेला का संपर्क टूटने के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त पाया गया। यह हेलीकॉप्टर अशांत बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत अभियान के दौरान 2 शीर्ष कमांडरों सहित 6 लोगों को ले जा रहा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 138 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 19.2 ओवर्स में लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से ओबेड मैकवॉय ने 6 विकेट लिए, जबकि बल्लेबाजी में ब्रैडन किंग ने 68 रनों की पारी खेली। और अब नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। आज शाम 6:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के
इंदिरा गांधी स्टेडियम में तिरंगा उत्सव में शिरकत करेंगे। इस उत्सव का आयोजन पिंगली वेंकैया की याद में किया गया है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह दोपहर 1 बजे उद्योग भवन में उद्योग पंजीकरण के 1 करोड़ अंक की उपलब्धि, उद्योग पंजीकरण के डिजिलॉकर प्रमाण पत्र का शुभारंभ करेंगे। साथ ही MSME और पर्यटन मंत्रालय और NSIC के बीच समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 को आगे बढ़ाएंगे। आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। और अब समय है आज के दिन से जुड़े इतिहास को जानने का, समझने का। तो प्रतिबिंब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि आज यानी कि 2 अगस्त के दिन क्या खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 2 अगस्त वर्ष 1876 में पिंगली वेंकैया का जन्म आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ। वे एक राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे। पिंगली वेंकैया को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जिसे जुलाई वर्ष 1947 में संविधान सभा की बैठक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक झंडा होता है, जो उसके एक स्वतंत्र देश होने का प्रतीक है। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरिया साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, तो वहीं मध्य में सफेद रंग शांति और सच्चाई का द्योतक है और हरे रंग की आखिरी पट्टी उर्वरता और वृद्धि को परिलक्षित करती है। झंडे की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का चक्र है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह धम्म चक्र परिचायक है उस कालजयी दर्शन का, जो इंगित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। 2 अगस्त वर्ष 1990 में पहला खाड़ी युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटिश, सऊदी और कुवैत की संयुक्त सेनाओं ने इराक पर हमला किया। इराक पर सैन्य कार्रवाई के तहत रणनीतिक ठिकानों, तेल शोधन कारखानों और बगदाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हमले के 2 घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने टेलीविजन पर दिए संदेश में सद्दाम हुसैन को कुवैत से अवैध कब्जा छोड़ने की चेतावनी दी। खाड़ी युद्ध के तहत संयुक्त राज्य के नेतृत्व में 34 देशों ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला था और कुवैत को इराक के कब्जे से आजाद करवाया था। इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य कुवैत को इराक के अवैध कब्जे से आजाद कराना और इराक में मौजूद तेल के भंडारों पर अपना अधिकार करना था। जी हाँ, महत्वपूर्ण इतिहास के बिंदु के अलावा आपने इतिहास में पिंगली वेंकैया के बारे में भी जाना। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे पिंगली वेंकैया ने ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। आज इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नमन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है, देश के गौरव और गर्व के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रारूपकार महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली अपनी अनुपम कृति के माध्यम से वो प्रत्येक देशवासी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। और आज जाने माने रसायन शास्त्री प्रफुल्ल चंद्र रे की जन्म जयंती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में एक बार लिखा था कि ये विश्वास करना कठिन है कि साधारण सी भारतीय वेशभूषा और सहज व्यवहार वाला कोई व्यक्ति महान वैज्ञानिक और प्रोफेसर हो सकता है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। पीसी रे ने हिंदू कॉलेज की स्थापना सहित बंगाल में शिक्षा के प्रसार में अतुल्य योगदान दिया। उन्होंने चरक और सुश्रुत के कार्यों पर भी गहन शोध किया। अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि अरब में मौजूद कई वैज्ञानिक शोधों के लिए कैसे दुनिया भारत की ऋणी है। पीसी रे अपने कार्य में ये भी स्थापित करने में सफल हुए थे कि आधुनिक विज्ञान के विकास में भारत में हुई महत्वपूर्ण खोजों को या तो नज़रअंदाज किया गया
या समय काल परिस्थिति के हिसाब से उस ज्ञान के अन्य जगहों पर पहुंचने की वजह से उसे वहां का मान लिया गया। जी हाँ, आज के दिन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ई रूपी का जिक्र भी करना बेहद आवश्यक है। एक साल पहले प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया था। बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने एकदम सही कहा। आज ही वो दिन है जब इसे लॉन्च किया गया था ई रूपी को। डिजिटल भुगतान के लिए ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। मूल रूप से ये एक डिजिटल वाउचर है जो कि लाभार्थी को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में मिलता है। जी, हम आपको बता दें कि ई रूपी डिजिटल तरीके से पेमेंट करने का एक और तरीका है। पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट के तरीकों से ई रूपी अलग है, जो वाउचर की शक्ल में होता है। ई रूपी इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको स्मार्टफोन, इंटरनेट और बैंक अकाउंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी पैसा आपको एक वाउचर के रूप में मिलेगा जो एक SMS या QR कोड की शक्ल में आपके सिंपल मोबाइल पर भी आ जाएगा। बिल्कुल, ये इस्तेमाल और रिसीव करने वाले के हिसाब से अलग अलग होगा, यूनिक होगा। और इस वाउचर के इस्तेमाल के बाद इश्यू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी नोटिफिकेशन आएगा कि वाउचर यूज़ हो गया है। तो ये बेहद आसान और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है ई रूपी, जिसे लॉन्च किया गया था आज ही के दिन एक साल पहले। और अब इसका जो चलन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रतिबिंब। हर व्यक्ति जो है वो ई रूपी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि बहुत सुविधाजनक है, ट्रांसपेरेंट है और लोगों को इसे यूज़ और इस्तेमाल करने में आसानी होती है। जी हाँ, और अगर आपने इस सेवा का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है तो आप भी इस सेवा का इस्तेमाल करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हम बता दें कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी लगातार देख सकते हैं। इसके साथ ही आप संसद टीवी का जो ट्विटर, इंस्टा ऐप है उस पर भी उपलब्ध है। आप उसकी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हम बता दें कि हमारा देश पर्व और त्योहारों का देश है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में महादेव के गले में सुशोभित भुजंग देवता का आज त्योहार है। जी हाँ, आज है नाग पंचमी। चलते चलते आपको लेकर चलते हैं साल में एक बार खुलने वाले उज्जैन महाकाल के प्रसिद्ध नाग चंदेश्वर मंदिर। ये मंदिर साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है और ऐसी मान्यता है कि नाग देवता तक्षक का यहाँ वास है। तो चलिए 12 ज्योतिर्लिंग में से एक राजा महाकाल के दरबार में स्थित नाग चंद्रवेश्वर मंदिर में इसी के साथ ये दृश्य देखिए। इस मंदिर के खास हैं, सिर्फ आपके लिए हैं। इन दृश्यों के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।